अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं मेहर बुखारी। इसी उम्मीद के साथ आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का कि आप सब खैरियत से हैं, अपने घरों में महफूज हैं और एहतियाती तदबीर अपना रहे हैं। वही SOPs जिनका आज तज़किरा एक बार फिर वज़ीर आज़म ने किया। एक बड़ी लंबी बैठक के बाद NOC की वो सरबराही कर रहे थे, तमाम वज़राए आला उधर मौजूद थे और ये फैसला किया जा रहा था कि लॉकडाउन के हवाले से क्या अहम फैसला करना है। और गो के कल ही NCOC असद उमर साहब की सरबराही में चंद सहाफ़ियों को मदऊ किया गया और बड़ी डिटेल 2.5 घंटे की ब्रीफिंग दी गई, जिधर हमें बताया गया कि कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, साउथ एशिया की जो कर्व है वो स्पाइक नहीं करती बिल्कुल, वो एक फ्लैटेंड कर्व है, जिसको आप कहेंगे कि उसकी वजह से फ्लैटेंड कर्व, जिसका मतलब कि मज़ीद ये कोरोना वायरस का जो एक वबा है ये हमें एक देर के लिए ये लाहक रहेगी ये वबा। इसका सामना हमें करना पड़ेगा। इसका ये भी भरा मतलब है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स के ऊपर वो दबाव नहीं आएगा जो दीगर ममालिक में आया है। उनका ये भी कहना था कि हमारे लिए सरहन ये एक सेहत से मुतल्लिक फैसला नहीं होता जो हम हेल्थ के बेसिस के ऊपर करें, हमें कॉम्प्रिहेंसिव फैसले लेने पड़ते हैं, बिकॉज हमारे कुछ डायनामिक्स ऐसे हैं जहाँ हमें इकोनॉमिकली और सोशली एक्सेप्टेबल और वायबल सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ता है। यही आज रिटेरेट और बताया एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। नाज़रीन, आपको ये भी जल्दी से बताते चलें कि लॉकडाउन कल हमें बता दिया था एक्टिव कंसिडरेशन में नहीं है, मजीद इसको ईज ऑफ करने का, नरम करने का ऐलान वज़ीर आज़म ने किया है, मगर पिछले 1-1.5 हफ्ते में हम केसेस बढ़ते हुए देखे हैं। और एक समरी जो पंजाब हुकूमत की आज नज़र आम पर आई है, चौंका देने वाली डिटेल्स और इंकशाफात हैं उसके अंदर। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं PMLN की तरफ से, सेनेटर वहीद इकबाल साहब हैं तहरीक साहब की तरफ से, इम्तियाज़ अहमद शेख साहब हमारा साथ देंगे, सूबाई वजीर हैं फॉर एनर्जी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। मैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब आपसे आगाज़ करूंगी। पहले तो फरमाइएगा कि जो एक बड़ी चौंका देने वाली समरी हमने देखी है जो पंजाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से वजीर आला पंजाब की गई, इसमें कहा गया कि कोई भी रेजिडेंशियल एरिया, कोई भी वर्क प्लेस ऐसी नहीं है लाहौर में जो डिजीज फ्री है, और सारे तमाम तर वायरस केसेस जो अभी तक उनके मुताबिक तकरीबन 0.7 मिलियन, 7 लाख के करीब, 1 लाख वाली आबादी के शहर में। सो सर, पहले तो बताइए कि ये तो सिफारिशात सिरे से रद्द हो गई, बिकॉज इनके ऊपर तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो क्या आपको अपनी रिपोर्ट पे, इसकी रिकमेंडेशन पे या इस टीम के ऊपर एतबार नहीं था पंजाब गवर्नमेंट को कि कहा गया कि दीगर इदारों से भी रिकमेंडेशंस लेंगे और फिर फैसला करेंगे क्यों रद्द कर? देखिए जी, ये जो समरी है मैंने इसको पढ़ा है खुद भी। ये 5 सफ़े की डॉक्यूमेंट है। मेरे पास किसी वजह से 4 सफ़े उसके आए हैं, एक मिसिंग है, लेकिन वो बात जो असल है उसके अंदर वो मैंने पढ़ी हुई है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। तो यास्मीन राशिद साहिबा जो कि वजीर सेहत हैं पंजाब की, वो तो 5 मई को अभी एक आध घंटा पहले हामिद मीर साहब अपने प्रोग्राम पे दिखा रहे थे, उन्हीं की क्लिप, जो 5 मई को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि लाहौर जो है वो एपी सेंटर होगा। तो उसमें लाहौर को इस तरह से, जिस तरह बताया गया है, वो एपी सेंटर वाली बात से तो वो कोइंसाइड करती है। एक दूसरा ये कि इसमें ये जो बात लिखी गई है 6,70,000 पेशेंट्स वाली, वो एक कंप्लीटली एक अंदाजा है। उन्होंने किसी एक सैंपल को लेकर के उसमें से परसेंटेज जो है जो हासिल जो की है, वो किसी जगह पे 6% है, कहीं पे 14% है, उनके बकौल, इस रिपोर्ट के बकौल। और उन्होंने उस परसेंटेज को लेते हुए लाहौर की पॉपुलेशन, जिसको वो 11.18 मिलियन गिनते हैं, उस पे वो परसेंटेज अप्लाई करके एक एस्टिमेट जो है वो लगाया है, जिसको उन्होंने 670,000 कहा है। वो ये नहीं है कि ऐसे कंफर्म्ड केसेस हैं या ऐसा। हाँ जी। और तीसरी बात है, एक बड़ी अहम बात है कि उन्होंने रिकमेंडेशंस जरूर दी हैं, लेकिन उन रिकमेंडेशंस, मेरे ख्याल में ये बड़ा एक अहम एलिमेंट है उस इसी समरी का, जो कि सेक्रेटरी जो है हेल्थ के, यहाँ प्राइमरी हेल्थ के, उन्होंने साइन की हुई है। जाहिर है वो वर्किंग ग्रुप ने बनाई है मिलके, सारा कुछ जो भी है।
उसमें उन्होंने कहा है कि जी ये हमारे सिफारिशात तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने एतराफ़ किया है कि जी इसमें बहुत से और स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी इनपुट भी लें। ये खुद वो कह रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इसको इतनी ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत है जितनी दी जा रही है। ये एक हम्म। फैक्टर है और फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके पास इससे कहीं ज़्यादा नो हाउ और कहीं ज़्यादा नॉलेज और एपिडेमोलॉजिस्ट्स की और एक्सपर्टीज़ मैं इंश्योरेंस में स्टैटिस्टिशियंस होकर आई की। हूँ, आई दैट मच आई एग्री विद यू कि एक बेहतरीन निज़ाम और सेटअप है मुसद्दिक मलिक साहब जो हम देख कर भी आए हैं। वो सिस्टम्स जो कभी इस मुल्क में इन प्लेस नहीं थे, वो फाइनली जो है वो डिज़ाइन करके इन प्लेस ले आए हैं। निचली सतह तक जो है वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है बिटवीन द प्रोविंसेस, बिटवीन सिटीज, निचली तहसील सतह तक भी। सो इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग जितना काम हो रहा है। ये शायद इनकी ही बदकिस्मती है, नालायकी है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर सक रहे, वो कॉन्फिडेंस लोगों में कि वर्क इज एक्चुअली बीइंग पुट इन। मगर सर जिसको अभी सेनेटर वलीद इकबाल साहब कह रहे हैं कि शायद इतनी ये जरूरी नहीं थी या शायद ये कवर नहीं, अच्छा सैंपल नहीं था, तो हर रिसर्च की एक मेथोडोलॉजी तो होती है, ये बात तो दुरुस्त है, सैम्पलिंग शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लार्जर ग्रुप। मगर दैट बीइंग सेड इसके अंदर ये जरूर लिखा है कि लोगों को घरों में रहना लाजमी करार दिया गया है। साथ ये भी बताया गया है कि तनासुब में लाहौर के खतरनाक हद तक हम दिखाई दे रहा है ये तनासुब, और ये सब कुछ हुआ भी है। आप देख रहे हैं पिछले हफ्ता 10 दिन के अंदर ये सब कुछ हुआ है। सो इसको आपके नजदीक डू यू अग्री विद सेनेटर साहब, या डिले या छुपाना इसका एक मुजरमाना गफलत है आपके नजदीक, या इसको ना वो अहमियत देखिए देना? देखिए पहली बात तो ये है कि आप किस किस को अहमियत नहीं देंगे। डॉक्टर्स ने हर जगह पे प्रोटेस्ट किया। वो सिंध की डॉक्टर्स जो थी वो प्रेस टॉक्स के अंदर आके रोती रही, तो हमने कहा कि नहीं, ये तो सिंध इनको पोलिटिसाइज कर रहा है। उसके बाद पंजाब के डॉक्टर्स ने आके मिन्नतें की, तो आपने डॉक्टर्स का जो नुक्ता नज़र था उसको आपने कहा कि नहीं, इसको अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स थोड़ी स्टेक होल्डर, हालांकि मैं समझता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा बड़े स्टेक होल्डर हैं। फिर आपने एक्सपर्ट्स को जो ओपिनियन है, एक्सपर्ट्स आके कहते रहे, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स एक बात कर रहे हैं। आप आज वेबसाइट पे चले जाएं, किसी भी जगह पे, जॉन्स हॉपकिंस की चले जाएं, हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के चले जाएं, किसी जगह पे चले जाएं, WHO के, वो तमाम एक्सपर्ट्स दुनिया के एक तरफ हैं। लेकिन आप जो स्वीडन के कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं उनका नुक्ता नज़र लेके, जो कि एक अनोमली, और बाय द वे स्वीडन जो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहा है इस वक्त, दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो मौत की शरह है वो इस वक्त स्वीडन में है। आपने कहा कि नहीं, उनकी बात भी छोड़ दें, हम सिर्फ स्वीडन की बात सुनेंगे, एक्सपर्ट्स हैं, चलें वो भी मान लेते हैं। फिर ऑपोजिशन तो खैर वैसे ही ऑपोजिशन है, और आपको मालूम है कि मैं अपना नुक्ता नज़र सेनेट के फ्लोर पे भी पेश कर चुका हूँ, आपके प्रोग्राम्स में भी आके पेश करता हूँ, लेकिन मेरा नुक्ता नज़र तो आप वैसे ही उसको सियासी जाने और इग्नोर कर दें। बेशक आज आपकी ब्यूरोक्रेसी ने, जो कि आपका निज़ाम रन कर रही है, लिख के आपको देती है। और ब्यूरोक्रेसी लिख के क्यों देती है? ब्यूरोक्रेसी को जब बहुत बड़ी मौत नज़र आती है तो वो ये चाहती है कि इसके बाद अगर कभी भी तारीख के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो तो हमारा लिखा हुआ सामने आ जाए कि जो आप कर रहे हैं हम इसको अपोज कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि चलें, अगर हम इनको अहमियत ना दें तो किसको अहमियत दें, माँ सिवा उन चंद लोगों के जिनका आप जिक्र कर रही हैं, जिनको आप मिलकर आए हैं, जिनसे ऑब्वियसली हम तो मुत्तफिक नहीं हैं। उनके अलावा पूरा मुल्क चंद एक लोग तरफ ये हो गया। पूरा और वो, सिविलियन जी मिलिट्री मैं मान लेता, मुझे उससे, प्रोफेशनल देखिए मुझे apparatus है इस उससे, मुल्क का। मैं तो पहले भी जो सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड है उसकी तारीफ भी कर चुका हूँ, और हुकूमत के कुछ जो अमल थे You जिस should तरह visit इन्होंने it अपनी sometime, पता है कैपेसिटी, मुसद्दिक साहब, आई जी थिंक मैं इनको चला जाऊँ, ऑपोजिशन इनवाइट करना चाहिए। आपके लिए जी बड़ा इनवाइट कॉन्फिडेंस करेंगे तो बूस्ट ज़रूर होगा, जाऊँ। आपका एतमाद बहाल देखिए होगा सिस्टम में। जी मैं ज़रूर जाऊँगा अगर बुलाएंगे। मैं पहले आपको ये नुक्ता पेश कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि अभी सेनेटर साहब ने जो बात की है, कोई भी दुनिया में जब आप तहकीक करते हैं तो आप रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए करते हैं, और आप सैम्पलिंग टेक्निक में आप ये इंश्योर करते हैं कि उसके अंदर स्टैटिस्टिकल पावर हो जनरलाइजेशन की। ये जो आपको उन्होंने मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ का बताया है, और जो उन्होंने शुरू में लिखा है कि हमने क्या तरीक़ाकार अपनाया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने क्लस्टर सैम्पलिंग की है और रैंडम सैम्पलिंग की है। दो मुख्तलिफ टेक्निक्स उन्होंने अपनाई हैं, एक रैंडम सैम्पलिंग की है और दूसरे वो लोग जो प्रेजेंट कर रहे थे सिम्टम्स को, जो मैं बहुत देर से बात कर रहा हूँ। इस उन्होंने एक बड़ी मौसर स्टेटिस्टिकल टेक्निक जो है अपना के सैम्पलिंग की है, जो कि जनरलाइजेबल है, यानी जो उन्होंने परसेंटेजेस गिनी हैं वो लाहौर के अंदर जनरलाइजेबल है। लेकिन आप छोड़ दें उस बात को, आप अपने जानने वाले 100 लोग गिन लें और मुझे बताएं कि क्या उनमें से 6 ऐसे नहीं हैं
जिनको या तो वायरस इन्फेक्ट कर चुका मेरा है आपसे या एक उनका सवाल है, इंतकाल वलीद साहब कैन एब्सोल्युटली कमेंट ऑन इट एज वेल। डू यू थिंक, देखिए बार बार वजीर आजम और आज भी उन्होंने ये जिक्र किया कि भाई 18वीं तरमीम के बाद तो सूबों के पास मुकम्मल इख्तियार है। सो अगर अपने तय, और ये जहन में रखिए कि समरी जो है ये सिर्फ ऐसी हवा से नहीं, आसमान से नहीं गिर गई, ये पूरी एक्सरसाइज कैरी आउट कराई है टेक्निकल असिस्टेंस के ऊपर, एक वर्किंग ग्रुप के साथ, एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ, जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था ऑन द डायरेक्टिव्स ऑफ द कैबिनेट ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट। यानी कि एमी नहीं आई, ये एक बाकायदा वाज़े अहकामात के जरिए ये फॉर्म हुई, इसने काम किया और फिर ये आई। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव इनको मिले, डिटर्मिन करें कोविड-19 का प्रेवलेंस। तो यानी कि ये कहने का मकसद कि अगर इसकी फाइंडिंग्स और सिफारिशात में था कि लाजमी आपने घरों के अंदर अब आपने लोगों को बंद कर देना है, तो इस रुझान को खत्म करने के लिए बड़ा मसला पड़ने वाला है, तो क्या अपने तय पंजाब गवर्नमेंट ये फैसला नहीं ले सकती थी कि चलो लाहौर शहर जिसको एपिसेंटर यास्मीन बीबी भी मानती हैं, वलीद साहब भी रीइटरेट कर रहे हैं, सिटी वाइज लॉक इट डाउन फॉर 10 डेज। ये इस तरह के फैसले क्यों नहीं ले सक रही पंजाब गवर्नमेंट अगर इस तरह की समरी सामने आ रही हैं? देखिए, बड़ी मुझे अजीब सी बात लगती है। अभी सेनेटर साहब ने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा था कि लाहौर एपिसेंटर होगा। कितनी अजीब बात है कि जिनको जिम्मेदारी लाहौर की दी गई है, पंजाब की दी गई है, वो कह रही हैं कि ये एपिसेंटर होगा, मगर उसके बाद कुछ नहीं, कोई आगे किया कुछ नहीं, बस ये बता दिया कि एपिसेंटर। आज वज़ीर आज़म ने भी अपनी तकरीर में कहा था कि मैंने आपको कहा नहीं कि लोग मरेंगे, तो अब मर रहे हैं, तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि मरेंगे। तो ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लग रही है। मैंने इससे पहले कभी हुकूमत से ऐसी बात नहीं सुनी कि हमने तो आपको कहा था कि आप मर जाएंगे। ऐसा कर लेना था इन लोगों को, और इनके पास इख्तियार भी है। सो कहीं ना कहीं आई थिंक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। जी देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ कि जब आपने खुद कह दिया ये एपिसेंटर है, तो एज हुकूमत के तौर पे आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको एपिसेंटर ना बनने दें। जब वजीर आजम कह रहे हैं मैंने आपको बताया था कि आपको मरना होगा, तो फिर ये उनकी जिम्मेदारी है, वजीर आजम है कि वो रोकें। बिल्कुल आऊंगी। मुझे इम्तियाज साहब बताइए कि कल गो के हमें ये बताया गया एनसीओसी में कि ये हर्ड इम्यूनिटी जो है ना, ये स्ट्रैटेजी नहीं है, एक साइंस है। एंड ऑफ कोर्स मुझे अभी बहरहाल ये महसूस हो रहा है कि हमारी डिफैक्टो पॉलिसी ही हर्ड इम्यूनिटी की बन रही है। आम आदमी के लिए जो ये नहीं समझ सक रहा वो ये है कि लोगों के अंदर खुद मुदाफियत पैदा होगी, खुद एंटीबॉडीज पैदा होंगी जिससे वो लड़ सकेंगे, इससे इम्यूनिटी पैदा कर लेंगे। यानी कि अगर एक बंदा कमरे में आए जो 10 लोग हों, पहले उसमें से 10 के 10 को इफेक्ट कर सकता था, मगर जब हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट और इस साइंस को आप एक्सप्लोर करें तो वो कहते हैं कि भाई एक बंदा कमरे में आता है, वो 10 को नहीं शायद 2 को मुतासिर कर सके, नॉट द रेस्ट। तो ये तो डिफैक्टो पॉलिसी अब यही लग रही है आपको इम्तियाज साहब। एंड देन ऑनेस्टली सिंध ने बड़ा रेजिस्ट किया है शुरू में, अब लग रहा है कि आप लोग रेजिस्ट करना आपने छोड़ दिया, आपने भी हाथ ऊपर कर लिए। महर देखें, आपने बहुत सही बात की। इस वक्त तमाम लोगों की जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सिंध में हो चाहे मतलब पूरे पाकिस्तान में हो, वो इसी तरह समझ रहे हैं कि ये बेशक एक साइंस है हर्ड इम्यूनिटी की, लेकिन स्ट्रेटजी भी साथ में है गवर्नमेंट की कि हम इसको उस तरफ ले जाएं। फेडरल गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी डेफिनेटली ये इसी पे जा रही है कि हम हर्ड इम्यूनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अडॉप्ट कर लें और फिर लोगों पे छोड़ दें, फिर अपने रहम करम पे कौन बचता है कौन मरता है, कितने मरते हैं कितने बचते हैं। तो मतलब उस हिसाब से सिंध गवर्नमेंट ने हाथ ऊपर नहीं किए, सिंध गवर्नमेंट ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर साहब ने अपना फाइट आउट किया, हम लोगों ने मतलब पूरा रजिस्ट किया पूरी गवर्नमेंट ने। लेकिन हुआ ये कि आइसोलेशन में रहकर एक सूबा फैसले नहीं कर सकता। जब आप ट्रेनें खोल देंगे, जब आप जहाज़ खोल देंगे, आप मॉल्स खोल देंगे, आप मतलब बाज़ारों को पूरा फुल फ्लेज खोल देंगे। हम भी ये नहीं चाहते थे कि परमानेंटली बंद रहें, लेकिन डेफिनेटली इसका कोई वे आउट होता, कोई इसका तरीका होता कोई। लेकिन अचानक ही किस दिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल दे रहे हैं आप, कभी आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री खोल रहे हैं, कभी आप। असद उमर साहब ने भी ये बात कही, मैंने बल्कि कोट नहीं करनी थी क्योंकि वजीर आजम ने आज ये बात की, मैं असद साहब की बात कोट कर देती हूँ कि वेंट टुवर्ड्स अ लॉकडाउन फार टू अर्ली एंड फार टू सिवियरली। इमरान खान ने भी कहा कि कारोबार और कंस्ट्रक्शन को कबीना में रोकता, जो लॉकडाउन हुआ वो नहीं उस सतह और उस इंटेंसिटी पे नहीं होना चाहिए था। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। इसमें ये बहरहाल ये नहीं कहा जा सकता, ये तो अब ट्रायल एंड टेस्ट केस है ना कहीं हम देखेंगे क्या सही है क्या गलत। मगर आप लोग इंक्रीजिंगली ये महसूस कर रहे हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर्स का एग्जाम्पल देते हैं इमरान खान साहब इंडिया की, या हमारा सबसे नीचे वाला तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, निचले तबके को का हवाला देना, ये इट इज ट्रू, इट कैन नॉट बी सोलली हेल्थ डिसीजन फॉर अस। हमने लेना है इसके मुआशी एतबार से देखना है,
इकोनॉमिकली इसे देखना है, सोशली देखना है, साइकोलॉजिकली देखना है? देखिए जी, ये सब चीज़ें ज़रूर देखनी है, मतलब लाजमी है लोगों को मतलब बचाना भी है, लोगों को भूख से भी नहीं मारना, लेकिन एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए थी, उसका बंदोबस्त होना चाहिए था। और हॉस्पिटल्स की हालत, हेल्थ की हालत देखनी चाहिए थी कि आया हम वो लोड बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। फेडरल गवर्नमेंट की तो शुरू से ही मर्जी थी कि हर्ड इम्यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट वो लेके चल रहे थे, लेकिन वो पब्लिक प्रेशर की वजह से कह नहीं रहे थे। इस वजह से मतलब उन्होंने ये उन्होंने बात की, और आज तो वो चीज़ साबित हो गई ना। पंजाब हुकूमत कि जो आपने हमारे अपना वलीद इकबाल साहब ने जो बात की, तो मैं उनसे डिफ़र करता हूँ। जब सेक्रेटरी एक डिपार्टमेंट का अपनी एक टेक्निकल टीम के साथ, अपनी रिसर्च टीम के साथ एक समरी बनाता है, तो वो कैबिनेट में आती है, और कैबिनेट में वो तमाम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और वजीरों के सामने उसको डिफेंड करता है। ये इस तरह बच्चों वाला खेल नहीं है कि समरी में लिख दिया उसने तक 6,70,000 आदमी जो है तकरीबन अंदाज है। और सैम्पलिंग तो इस तरह ही होती है ना, सैम्पलिंग और किस तरह होती है, मतलब थोड़े इलाके में की जाती है, फिर ज़्यादा इलाके में की जाती है, फिर वो ट्रेंड्स देख के उसके बाद वो उस पर फैसला किया जाता है। ठीक है, मे बी नॉट द नंबर 100% करेक्ट हो, लेकिन वो ट्रेंड्स बता रहे हैं कि इस तरह के लोग होंगे, इस तरह के लोग बाकी शहरों में भी होंगे, क्योंकि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी भी बहुत कम है अभी तक। कर लिया है कि लॉकडाउन इवन दो टेबल पे है, मगर इसको एक्टिवली हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, इसे कंसिडर नहीं कर रहे। तो एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद ये हमने अब फैसला है कि क्या ये काफी है वजीर आजम का कह देना कि अब SOPs एहतियाती तदबीर लोग अपनाएं, या हमें सख्ती वाले प्यूनिटिव एक्शंस देखने होंगे, सजाएं देखनी होंगी कि लोग डरें और वाकई इसके ऊपर अमल दरामद करें, वरना इधर तो किसी का कुछ नहीं जाता। डिनायल भी है, हठधर्मी भी है, और जो कहना है आप कह लीजिए, मगर जिंदगी तो उसी तरह चल रही है। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, सेव द सन न्यूज़ आए। नाज़रीन, 15 मई को ये वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को ये समरी भेजी गई थी कि 15 मई के अगले दिन भी अगर एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन शहर में हो जाता तो शायद बहुत कुछ फ़र्क होता। मगर हम देख रहे हैं कि इस तरह की इंडिविजुअल अपने केस सिनारियोज देखते हुए फैसले नहीं हो रहे। इवन तो हमें बताया जा रहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन इलाकों के ज़रूर हो रहे हैं, मगर एक ऐसा शहर जिसमें कोई ऐसा इलाका ही नहीं है जो इससे मुतासिर नहीं हुआ, उस पूरे शहर को खुला छोड़ा गया। तो मैं क्विकली बिफोर आई गो टू वलीद इकबाल साहब, मुझे बताइएगा सर, प्यूनिटिव एक्शन हम कब देखेंगे, कितना जरूरी है देखना ना देखना? मुसद्दिक मलिक साहब फरमाइए, क्योंकि ये बहरहाल मुझे नहीं लगता हमारा कौमी मिजाज है कि जब तक पटाई ना हो, या जब तक कोई सरजनिश ना हो, या जब तक कोई कहीं ना कहीं आप थ्रेटन ना हो कि बाकी लॉ हरकत में आएगा, कानून आप नहीं करते कुछ। देखिए महर, अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमने चोरी के खिलाफ एक SOP बना दिया है, और कत्ल के खिलाफ भी एक SOP बना दिया है, और ट्रैफिक के तो SOP हैं, और मैं आपको कहूँ कि देखें हमने वेबसाइट पे भी लगा दिया, और हम रोज़ टेलीविज़न पे इसको प्रमोट भी करेंगे, लेकिन अब जिम्मेदारी लोगों की है, ऐसा तो हम नहीं करते। हमने पुलिस रखी हुई है, वो इन्फोर्स करवाती है। जब भी हमें पता चलता है कि लोगों की जान और माल को ख़तरा है, तो हम उसको इन्फोर्स करते हैं, क्योंकि लोगों की प्रोटेक्शन जो है वो रियासत का फ़र्ज़ है। तो यहाँ पे भी अगर एक दिन में 80 लोग मर रहे हैं, और कल 80 मरे हैं, आज 60 मरे हैं, परसों गालिबन 75 या 70 के करीब मरे थे, और तो फिर ये हमारी इस वक्त फ़र्ज़ है हुकूमत का कि वो इसको इन्फोर्स करे। और अगर वो इन्फोर्स करने से कासिर है, तो उसको कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए जिसमें वो कहें कि हमने बस एक वेबसाइट पे लिख दिया है और हम रोज उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। अब आप इसको खुद ही ठीक करने हैं किसी तरीके से। सेनेटर वलीद इकबाल साहब बेहतरीन मिसाल दिए, गो के शुरू में मुझे लगा कि शरारत कर रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब, मगर उनकी बात में वजन है। आप जब तक प्यूनिटिव एक्शन नहीं लेंगे, इधर कुछ नहीं होना। जी अच्छा, क्योंकि मेरी बारी अब आई है, दोनों मेहमानों ने एक दो बातें की हैं, मैं समझता हूँ उनको मुखातिब करना ज़रूरी है। आपने कुछ जुज़वी तौर पे तो महर बुखारी साहब खुद भी बात कर दी थी। ये जो पंजाब गवर्नमेंट की समरी है 15 मई वाली, सबसे पहले मुसद्दिक साहब ने ये इसका इंप्रेशन दिया, मेरे मोहतरम साथी सेनेटर जो हैं, कि जी ये सिविल सर्वेंट्स ने मिलकर रिपोर्ट बना ली है अपने आप को कवर करने के लिए कि कल को कोई, मेरा मकसद कवर नहीं था, सिर्फ या कवर करने के लिए लिख के दे दी है। ये काबीना का फैसला, इसके पैराग्राफ नंबर 2 में 27 अप्रैल को काबीना के फैसले के नतीजे में ये कार्रवाई की गई। तो ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट और उनके पॉलिटिकल मास्टर्स ने ये कमीशन की रिपोर्ट और रिक्वायर की,
ये पहली बात है। फिर इसके बैक एंड पे मैं दोबारा से दोहराना चाहता हूँ, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। इसके बैक एंड पे दो बातें हैं पैराग्राफ 7 और 8 के अंदर। बार बार इसके रिपोर्ट के लिखने वाले ये, और मैंने तो वैसे ही मेंशन किया कि सेक्रेटरी साहब ने साइन किया, मैं कहना चाह रहा था कि पूरा वर्किंग ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है, और पूरे वर्किंग ग्रुप ने ये बार बार ऑब्जर्व किया है 7 और 8 पैराग्राफ्स में कि ये महज इसकी कंटेजन और इन्फेक्शियस डिजीज के स्प्रेड से मुतालिक ऑब्जर्वेशंस हैं। हमें अंदाजा है कि इसके बहुत से और पहलू इन्वॉल्व हैं। ये भी महर साहिबा आप जिक्र कर चुकी हैं, जिसका वो जिक्र करते हैं बाकायदा कि उसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ये भी है वो भी है। और फिर 8वें पैराग्राफ में कहते हैं कि बाकी सारे स्टेक होल्डर्स से भी इसमें इनपुट ली जाए, हमारी इन तजावीज़ को हतमी ना समझा जाए। और मैं बिल्कुल बात मुकम्मल करने के लिए वापस जाता हूँ, 5 उसमें रिकमेंडेशंस हैं, 2 के ऊपर एक तरह से आप समझ लें जो है वो ओवर रूल हुई है। उन्होंने कहा था 4 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन किया जाए, पहली रिकमेंडेशन। दूसरी रिकमेंडेशन ये कि लॉकडाउन को रिलैक्स करने से पहले सैंपलिंग के रिजल्ट्स देखे जाएं। अब तीसरी, चौथी और 5वीं रिकमेंडेशन का जो ताल्लुक है वो ऐसी चीजों से उसका ताल्लुक है कि जो अगर गैर नाफिज किए हुए, या अगले टॉपिक पे मैं आ रहा हूँ जो मुसद्दिक साहब ने भी कहा है, बगैर नाफिज किए हुए आप पे छोड़ दिया जाए कि जी अगर आप 50 साल या 55 साल से ऊपर हैं, घरों में रहें, आप आपस में इंटरेक्शन कम रखें जिस तरह पहले रखा हुआ था, लेकिन लोगों पर छोड़ दिया जाए। तो 2 रिकमेंडेशंस तो वहां खुद एड्रेस हो जाती हैं जो गवर्नमेंट की मौजूदा पॉलिसी है उसमें। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो एक बीच में रिकमेंडेशन रह गई है वो ये है कि इसके सर्ज के लिए मेडिकल फैसिलिटीज में कैपेसिटी को एड्रेस करने का तस्वर रखा जाए और उसको अमल दरामद किया जाए। वो भी हो रहा है, आपने देखा है किस तरह से बेड्स की तादाद बढ़ी है, बेड्स की तादाद बढ़ी है, फील्ड हॉस्पिटल्स बने हैं पूरे पाकिस्तान भर। हम उसको जिस तरह से भी हमारे रिसोर्सेज हैं एड्रेस कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता, मैं फिर ये दोहराऊंगा, इसको इस रिपोर्ट को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है, सारे माइग्रेट हो। तो आपको लगता है कि बुज़दार साहब बहरहाल वो इख्तियार और वो कॉन्फिडेंस रखते हैं कि अगर वो चाहते तो लॉकडाउन कर देते पूरे शहर का, अगर उनको मुनासिब लगता तो? मेरे ख्याल में एक मौके पे तो वो पहला वाला लॉकडाउन तो उन्होंने किया था, और उन्होंने उससे शायद एक सब लोग ये आप ऑब्जर्व करते रहे कि जी प्राइम मिनिस्टर ने एक दिन पहले या उसी सुबह कहा था कि वो लॉकडाउन के हक में नहीं है, और दोपहर को या शाम में बुज़दार साहब ने अनाउंस कर दिया था लॉकडाउन, वो जो 23 मार्च को जो शुरू हुआ था उस लॉन्ग वीकेंड पे। लेकिन बहरहाल जी ठीक है, ये आखिरी बात आइए जल्दी से सर, मियां साहब की सेहत पे भी आना है क्योंकि कोई बात फिर हमें एक सेंटर स्टेज लेता दिखाई दे रहा है वो मौजू प्यूनिटिव एक्शन। सर क्यों किस तरह का एक्शन हम देखेंगे, क्यों इसके ऊपर वजाहत नहीं की जा रही, लोगों को मुतनब्बे नहीं किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज को, लोगों को? देखें जी, ये जो प्यूनिटिव एक्शन जो है इसमें अब आपने ये देखना शुरू कर दिया है कि ये जिस तरह मास्क के ऊपर अब आया है कि जी उसको नाफिज किया जाएगा, 3000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। ये भी एक बड़ा नाजुक सा तवाजुन होता है, डेलिकेट बैलेंस होता है कि रियासत ने या हुकूमत ने एक पैटर्नल एटीट्यूड रखना है, पेरेंट्स वाला, वालिदैन का जिस तरह बच्चों से होता है अपने शहरियों के साथ, या क्या रियासत ने एक प्रेडिटरी एटीट्यूड रखना है। बाय द वे एक सर्वे के मुताबिक अभी तक 70 सालों में कौम यही समझती रही है कि रियासत शिकारी है उनकी, प्रेडेटर है, पेरेंट नहीं है। तो ये भी बड़ा एक नाजुक सा बैलेंस होता है। और मैं जो समझता हूँ, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये सजा जजा तो एक अलग तस्वर है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है, अब आप देख रहे हैं, अब बहुत जगहों पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर प्रोग्राम में ये बात हो रही है कि जी आप फेसबुक खोलें, आप व्हाट्सएप खोलें तो अब आप आपके कोई जानने वाले को भी हो गया हुआ है, आपके किसी फैमिली मेंबर को हो गया हुआ है, आपके किसी दोस्त को, किसी अजीज को, अब ये घेरा तंग कर रही है ये जो आई रिस्पेक्ट आपकी आर्गुमेंट को, मगर इम्तियाज साहब ये रियासत हो माँ के जैसी कोरोना का सामना करते हुए भी या कोरोना जैसी वबा का सामना करते हुए भी रियासत बेशक जो है एक स्टेप मदर बन जाए, खैर है, बनने की जरूरत है। शिकारी जो हालात हैं, जो जिस तरीके से ये चीज़ बढ़ रही है और लोगों की ज़िंदगियों का मामला है ये, और लोगों की सेहत का मामला है, तो इसमें प्यूनिटिव एक्शंस तो लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, चाहे वो फिर फाइन की सूरत में हो, चाहे मतलब उनके, लेकिन वो ज़रूर उसके अलावा मतलब कोई और गुंजाइश नहीं है और लोगों को समझाना पड़े। लेकिन एक बात महर मैं आपको और भी बता दूं, अब लोगों में थोड़ा सा इसका शऊर आता जा रहा है, क्योंकि ये हर मोहल्ले में, हर शहर में ये वाक़यात हुए हैं, डेथ्स भी हुई हैं, लोग जाके
आइसोलेशन सेंटर्स में और हॉस्पिटल्स, आईसीयूज में और एचडीयूज में दाखिल हुए हैं। तो अब जाके लोगों को मालूम हुआ है वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज आ गई है। खौफ आ रहा है। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं कह रहा हूँ आपने कहा शऊर आ रहा है, मैं समझता हूँ खौफ भी आ रहा है इस बात से। सॉरी। जी हाँ, खौफ आ रहा है, और ये खौफ आ रहा है ना जी, खौफ आ रहा है। इंसान तो अगर खौफ से ही करता है ना, प्यूनिटिव एक्शन भी तो खौफ ही है ना, कि सजा दे देंगे आप, पैसों की मार देंगे किसी को जेल में डाल देंगे, किसी का दुकान सील कर देंगे। लेकिन वो चीज़ करनी पड़ेगी, उसके बगैर ये नहीं हो सकेगा, क्योंकि लोग अब या तो कुछ खुद समझ जाएंगे, कुछ गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा, और साथ साथ उसके फिर ये जो इन्फॉर्मेटिव मुहिम है वो भी चलानी पड़ेगी आपको, लोगों को समझाने के लिए। सिर्फ डंडा ही नहीं चाहिए इसमें आपको बताना भी पड़ेगा, इसमें समझाना भी पड़ेगा। ये सवाल होगा फिर कि क्या हफ्ते और सैटरडे संडे को, इतवार को, हफ्ते को क्या कोरोना नहीं होता, जो ये इन 2 दिन लॉकडाउन कर दिया? आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्शंस लिए हैं इस तरह की पॉलिसी से अभी हाल ही में। मुझे ये बताइएगा जी महर ये है ना, संडे और सैटरडे को मसला ये है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ चांसेस ऑफ इंटरेक्शन कम होगा तो मतलब ये चीज़ कम होगी, इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो अगर संडे को भी खोल देंगे तो फिर वही परसेंटेज और बढ़ेगी एक दिन की। मंडे सैटरडे को खोलेंगे आप तब भी वही होगी। अगर आप कुछ फैक्ट्स और फिगर्स देखें मियां साहब की सेहत के हवाले से, तो 5 फरवरी को मियां साहब के जो मालिज हैं डॉक्टर नान ने ये सोशल मीडिया पे ट्वीट किया कि मियां साहब बड़ी क्रिटिकल कंडीशन के अंदर हैं और जिंदगी और मौत की ये लड़ाई है। और उसके बाद हमने देखा कि फ्यू डेज पास, 18 फरवरी को मियां साहब वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, उसके बाद वो फिर अस्पताल नहीं गए। अब ये अगर आप सर NHS की वेबसाइट पे जाएं यूके में, तो NHS की वेबसाइट पे वाज़े तौर पे लिखा है तमाम सर्विसेज, अर्जेंट सर्विसेज बहाल हो गई हैं, ऑपरेशंस की, चेकअप्स की, जिधर भी आपको जानलेवा कोई बीमारी लाहक हो। बल्कि इस हद तक भी कहा गया है कि अगर कोई अफोर्ड ना कर सके तो वो विदाउट पेमेंट भी इलाज पूरा होगा उधर ऑफ कोर्स, और फोन नंबर्स दिए गए हैं। सो इवन दो आम सर्विसेज मौत हैं, अर्जेंट सर्विसेज अभी जारी हैं। तो सर इस तरह की पिक्चर जब ऐसे सिनारियो में आएगी, जो फैक्ट्स और फिगर्स ये बता रहे हैं कि 18 फरवरी के बाद वो अस्पताल भी नहीं गए और फिर ये पिक्चर है, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको क्या रिएक्शन आए? जी, मैं अगर सिर्फ 30 सेकंड लेके वो एक बात ऐड करना चाहूँगा। देखिए, बात ये आप 40 कि मेरे अपने ख़ानदान में मेरे 2 भाई जो हैं कोरोना वायरस से लाहौर में इन्फेक्ट हो गए हैं, जो 2-2 महीने से घर से नहीं निकले थे। बस ये 2-3-4 मरतबा कोताही की और ईद की वजह से, और अब दोनों को कोरोना वायरस है। तो मैं क्या खौफ फैला रहा हूँ ये बात करके? खौफ तो नहीं फैला रहा, ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। इसी तरह जो आप कहते हैं कि हुकूमत का पैटर्नलिस्टिक रवैया होना चाहिए, तो कौन सी माँ अपने बच्चे को मौत के मुंह में जाने देती है? तो किसी वक्त माँ को बच्चे का हाथ रोकना पड़ता है अगर वो गलत रास्ते पे चल रहा हो, मौत की तरफ रवाना हो। तो हुकूमत को ये करना चाहिए, हुकूमत को ये करना होगा अगर वो पिदराना शफ़क़त रखती है लोगों से, या माँ वाली शफ़क़त रखती है लोगों से। और मैं समझता हूँ कि ये जो मईशत की या भूख की बात है, इसकी कीमत मौत है, और ये हुकूमत को दोनों के लिए प्लान देना चाहिए। ये भूख और मौत की तकरार हुकूमत का काम नहीं होता। हुकूमत का काम होता है दोनों के खिलाफ एक मौसर प्लान लेकर आए। लेकिन बहरहाल मैं अब नवाज शरीफ साहब की तरफ आता हूँ। देखिए, नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की जो इजाज़त दी गई है वो डॉक्टर अदनान के कहने पर तो नहीं दी, वो तो वफाकी काबीना ने दी, और वफाकी काबीना ने उससे पहले उनकी जो सेहत की वज़ीर हैं उन्होंने गारंटी की, उन्होंने टेस्ट करवाए, सेक्रेटरी हेल्थ जो थे उसमें इन्वॉल्व थे, मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व थी। डॉक्टर शमसी को बुलाया गया कराची से, जो यहाँ पे उनके डॉक्टर फैसल सुल्तान हैं जो इस वक्त हेड कर रहे हैं कोविड को, उनको भेजा गया बाकायदा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो फवाद साहब जो कह रहे हैं वो इन्वेस्टिगेट ज़रूर होना चाहिए। ये मुसद्दिक मलिक साहब, ये बात मैं वलीद साहब से भी बात कर लूँ। वलीद इकबाल साहब, ये एक तो प्लेटलेट वाली कहानी मैं उनसे पूछी थी, पहले वो जिंदगी मौत की कशमकश थी, फिर एक सिस्टम विंडिक्टिव है। ये इनके अहम कारकुनान, वर्कर्स, लीडर्स मानते हैं कि उनको आने की जरूरत नहीं चाहिए। तो या तो एक तो सिस्टम ना उन्होंने रिफॉर्म किया, अभी तक आप लोगों ने भी बहरहाल इसकी इस्लाहात शुरू की, ना पुलिस की, ना थाना कचहरी की, ना नीचे पटवारी की, आप कोई रिफॉर्म्स अभी तक नहीं आई बहरहाल। मगर सर
ना सिस्टम रिफॉर्म करें, फिर राह फरार भी इख्तियार कर लें, मगर उसके बाद उनकी बात में भी वजन है कि आपकी निगरानी में अगर वो चले गए तो सवाल तो आपसे होगा ना। अच्छा जी, मेरी आप एक बार सुन लें, ये बात एक दफा पहले भी हो चुकी है जब मियाँ साहब अभी गए ही थे, तो ये बात उठी थी। एक तरफ यास्मीन राशिद साहिबा और मेडिकल बोर्ड का वो सारा सिलसिला था, और मेरे ख्याल एक वफाकी वजीर थे और शायद उस मौके पे भी फवाद चौधरी साहब ही थे, जिन्होंने ये बात की थी कि जी ये रिपोर्टों में कोई वो गलत बयानी या कोई ऐसा फैक्टर है। तो उस मौके पे मुझे भी पूछा गया था। मेरी सॉरी, मुझे आवाज नहीं पहुंची जी। जी जी बोलिए। हाँ जी, मैंने ये अर्ज किया कि मुझे जब पूछा गया कि जी ये एक तरफ यास्मीन राशिद साहब हैं और दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब हैं, तो मैं ये अर्ज किया, यहाँ भी करता हूँ अर्ज कि मैं मेडिकल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो यास्मीन राशिद साहब और उनकी तरफ से बयान कॉन्फर्मेशन का आया, मैं उसकी आज भी तायद करूंगा, उस दिन भी तायद की थी जब ये जिस मौके पे ये हुआ था। अब बात आज की अगर करें, मैं मफरूज़े पे बात करता हूँ, वंस अगेन रिपीट करते हुए कि मैं मेडिकल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मफरूज़े पे मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। नंबर एक, अगर मियाँ साहब सीरियसली इल हैं, जो कि मैं नहीं जानता क्योंकि मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैंने उनकी कोई रिपोर्ट्स देखी है, ना मैं इस पोजीशन में हूँ कि उनको जज कर सकूँ। अगर वो सीरियसली इल हैं, मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह उनको सेहत दे। लेकिन दूसरी बात, अगर वो सीरियसली इल नहीं है और वो मकरो फरेब से काम ले रहे हैं इस मौके पे, छोड़ दें उन रिपोर्ट्स को जो उस वक्त थी जब वो पाकिस्तान से गए। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं उनकी ऑथेंटिसिटी को नहीं क्वेश्चन करता, मैं वो मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर फैसल, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, लेकिन अगर अभी मकरो फरेब से काम ले रहे हैं तो ये बड़ी काबिल मुज़म्मत बात है। दोनों बातें मफरूजे पे ही हैं, ये काबिल मुज़म्मत बात है। अगर वो ठीक है और वो नहीं है, वो हालात रहे जिसकी बुनियाद पे उनको बेल मिली थी, बेल पे सर आप ठीक है, यानी कि ये कुछ हॉक्स हैं, एज ऑल पार्टीज। मुसद्दिक साहब, कुछ हॉक्स हैं, कुछ डव्स हैं, एक बड़ा एक दरमियाना रवि का रास्ता लिया है वलीद साहब ने। लास्ट वर्ड्स मुसद्दिक साहब, मैं ये जानना चाहूंगी, लोग जस्टिस फाइज ईसा और नवाज शरीफ साहब के पैनामा के बारे में बड़ी मुमासिल टॉक कर रहे हैं। एक बड़ी जरूरी बात ये है कि जो साद रफीक साहब की बात को मैं एड्रेस कर दूं, मैं समझता हूं कि अगर मियाँ साहब अगर इन हालात में नहीं आते और वो बिल्कुल ठीक है, तो वो बिल्कुल जो वो जनरल मुशर्रफ की मजम्मत करते थे ना कि जी वो सेहत के बहाने कानून से भाग रहे हैं, अब वो उन पे लागू होती है ये बात मियाँ साहब के ऊपर। वो उसी पोजीशन में आ गए, ये मैं कहना चाहता था, पॉलिटिकल बात। ठीक, ओके मुसद्दिक मलिक साहब, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? क्योंकि बहरहाल ये अब मजीद डिटेल्स मांगी जाएंगी और अब कहा जा रहा है कि नैब को बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट की तरफ रुजू करना चाहिए कि एक जबान देकर गए थे और अभी तक नहीं आए, तो ये बेल और ये सारे काम जो है मनसूख कर दिए जाए। जी बिल्कुल, मैं तो आपको वो बता सकता हूँ जो मुझे मालूम है, और वो बात ये है कि इस वक्त उनकी सर्जरी जो है वो स्केजुअल हो रही है, और जैसे ही हस्पताल उनकी सर्जरी स्केजुअल करेंगे, उनके दिल की शरियानें जो हैं वो बंद हैं और उनकी एक हार्ट की सर्जरी होना ज़रूरी है, उसके फ़ौरन बाद वो वापस आ जाएंगे, ये मुझे मालूम है। जहाँ तक ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की गुफ्तगू है, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने उन चीज़ों की तरफ उंगली उठाई है जो हमें बहुत देर से नज़र आ रही है। आपने देखा है किस तरह उसके अंदर जो फांसी की चक्की है उसमें शाहिद खाकान को रखा गया, और फिर आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन उसके ऊपर भी जब बेल, ठीक है सर, और फिर आपने एहसन इकबाल साहब को देखा कैसे गिरफ्तार किया गया, और आपने ऑब्जर्वेशन देखी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल के वक्त। मेरा वक्त खत्म हो गया है, मैं इंटरेस्टिंग रह गई है, इसको तफसीली तौर पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और नाज़रीन, डिटेल्स मजीद नहीं दे सके, लेकिन सदारती रेफरेंस के पीछे ट्रॉयका है, ये जस्टिस फाइज ईसा का कहना है, और उन्होंने शहजाद अकबर के क्रेडेंशियल्स को भी चैलेंज कर दिया है, और 20 सफ़ात पर मुश्तमिल जो उनकी दरख्वास्त है उसमें बड़े तफसीली सवाल पूछे शहजाद अकबर साहब के बैकग्राउंड पे, उनके फैमिली डिटेल्स के ऊपर, उनके कितने टैक्स पेयर हैं, वो किधर हैं, उनकी जायदादें क्यों डिक्लेयर्ड नहीं हैं। बहरहाल इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू हम जरूर करेंगे, क्योंकि जस्टिस फाइज ईसा ने वजीर आजम पाकिस्तान, सदर मुमलिकत, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और एजेंसीज, इन सब को शामिल किया है, उनके खिलाफ एक सोचा समझा महाज और गैर कानूनी स्पाइंग का इल्जाम लगाया है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे और इसकी मजीद डिटेल्स देंगे और नताइज पे भी बात करेंगे। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।